ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चीज़ तो ये कि सारे पार्टिकल्स जो होंगे, हम जो सिस्टम लेंगे उसमें जितने भी सारे पार्टिकल्स रहेंगे वो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे और नॉन डिस्टिंग्विशेबल, यानी हम इन लोगों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी एकदम सेम। वाइट कलर के बॉल्स हैं तो वाइट कलर के होंगे, ब्लैक कलर के बॉल्स हैं तो सिर्फ ब्लैक कलर के ही बॉल्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी जो है इस सिस्टम की, ये दोनों ही कांस्टेंट होगी। और जो स्पिन ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स की जो स्पिन होगी, ये भी कैसा होगा, ये भी होगा आपका आइदर ज़ीरो होगा या फिर ये कोई इंटीजर होगा। अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज करते हैं फेज सेल्स के अंदर में, तो फिर वहाँ पर कोई भी नया फेज सेल नहीं, अलग से कोई भी नया माइक्रोस्टेट अलग से नहीं प्राप्त किया जा सकता। हर एक फेज सेल जो है, जो कि फेज स्पेस में है, हर एक जो फेज सेल जो फेज स्पेस में मौजूद होगा वो एक डेफिनेट वॉल्यूम का होगा, ताकि जो भी नंबर ऑफ फेज सेल्स हैं, पहला वाला नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, ये वाला फेज सेल्स हैं। ठीक है, ये भी कैसे होने चाहिए, ये फिक्स्ड होने चाहिए। किसी भी फेज सेल में कितने भी पार्टिकल्स रह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो पोस्टुलेट्स के रूप में बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में कही गई। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ये जो बातें हैं आपकी, ये हो गई पहली कि आइडेंटिकल नॉन डिस्टिंग्विशेबल, दूसरा आपका पार्टिकल एनर्जी दोनों कांस्टेंट, तीसरा स्पिन जो है वो इंटीजर या ज़ीरो, चौथा नया माइक्रोस्टेट नहीं बन सकता, पांचवा हर एक फेज सेल का डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और छठवा कितने भी पार्टिकल्स फेज सेल में उपस्थित हो सकते हैं। अब हम यहाँ पर मान के चलें कि एक हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में n आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं जिनका स्पिन जो है वो ज़ीरो है। ये सारे जो हैं अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में पाए जाते हैं, जिनकी एनर्जी H nu 2H nu 3H nu होगी। मान लिया कि N1 पार्टिकल्स जो हैं वो पहले एनर्जी स्टेट में हैं, जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन 1 है। वैसे ही N2 दूसरे एनर्जी स्टेट में, जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन 2 है। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 क्या है, इंटीजर मल्टीपल होंगे H nu के। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी सिस्टम की, जैसा हमने पोस्टुलेट में कहा, ये कांस्टेंट होंगे। ढूंढना क्या है, निकालना क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विलिब्रियम तब कहलाता है जब प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम होती है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं G1 G2 G3 नंबर ऑफ एनर्जी लेवल फर्स्ट सेकेंड आरथ एनर्जी स्टेट के। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि हर एक क्वांटम स्टेट बराबर प्रोबेबल होगा। तो GR जो है वो नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट होगा और उसकी एनर्जी एप्सिलॉन R होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन NR पार्टिकल्स को GR क्वांटम स्टेट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो निकालना है, और ऐसा होना चाहिए कि कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक क्वांटम स्टेट में आए। तो GR क्वांटम स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं हम GR-1 पार्टीशन में। ये चीज़ आपको और क्लियर होगी जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लिया NR इज इक्वल्स टू 22 वाइट बॉल्स हैं आपके पास, GR-1 इज इक्वल्स टू 10 ब्लैक बॉल्स है। तो GR-1 ब्लैक बॉल को डिवाइड कर रहे हैं GR इज इक्वल्स टू 11 सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर नंबर ऑफ सेल्स हैं और नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं। ये 3 1 0 ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ऊपर जो है 1 ये पहला सेल है, 2 दूसरा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाले बॉल्स जो हैं, ये ब्लैक बॉल्स 10 ब्लैक बॉल्स डिवाइड कर रहे हैं 22 वाइट बॉल्स में। आप काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और सेल्स कितने हैं आपके, 11। यानी यहाँ से पहला सेल ब्लैक बॉल से अलग हो गया, फिर यहाँ ब्लैक बॉल आया, फिर सेल अलग हो गया, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपका कैसा बनेगा, 10 ब्लैक बॉल और 22 वाइट बॉल के लिए 10 + 22। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है इसके लिए 22 + 10 फैक्टोरियल अपॉन 22 10।
तो एनआर आइडेंटिकल और इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके लिए हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसका ओमेगा आर इज इक्वल्स टू एन आर प्लस जी आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन आर फैक्टोरियल जी आर माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गया एन पार्टिकल्स के लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू N1 G1 N2 G2 से लेके NR कुछ इस तरीके से इसको हम लिखें। अब आगे बढ़ें हम। इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ये कहती है कि थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी के लिए ओमेगा प्रोपोर्शनल होना चाहिए, W प्रोपोर्शनल होना चाहिए ओमेगा के। W इज इक्वल्स टू जो हमारी ओमेगा की वैल्यू आई थी वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब इसका ले लेते हैं लॉग, तो लॉग लेंगे तो इसको लिखा लॉग W समेशन लॉग NR प्लस, सीधा ये लास्ट वाला टर्म ले लेते हैं NR प्लस GR माइनस वन अपॉन में वाला जो चीज़ है वो माइनस में चला जाएगा प्लस कांस्टेंट, लॉग लिया तो ये इनटू प्लस हो जाएगा। तो NR प्लस GR तो ग्रेटर देन वन है, तो NR प्लस GR माइनस वन को हम लोग लगभग NR प्लस GR के बराबर मान रहे हैं। तो लॉग W क्या हो जाएगा आपका, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। अब NR और GR तो बहुत बड़े हैं तो यहाँ पे स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, अक्सर स्टैटिस्टिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं। लॉग फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू n log n माइनस n और log NR प्लस GR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू स्टर्लिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। तो log W क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने से हमारे को एक एक जब हम रखते जाएंगे log NR प्लस GR वाली वैल्यू, NR प्लस GR माइनस वन रखा, log NR रखा, log GR माइनस वन रखा, सबको रखने के बाद हमारे को ये इक्वेशन नंबर 1 मिला। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैल्यू जो है W की या log W की वो मैक्सिमम होनी चाहिए। वो मैक्सिमम होनी चाहिए मतलब डेल लॉग ओमेगा जो है वो 0 होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास जो भी वैल्यू आई, अभी लॉग ओमेगा वाली ये वैल्यू आई, उसमें डेल मल्टीपल करें इक्वल्स टू 0 कर दें। अब कोई भी आपकी एनर्जी लेवल जो है किसी भी एनर्जी स्टेट में वो कांस्टेंट है, तो GR कांस्टेंट होगा तो डेल GR 0 हो जाएगा। तो यहाँ सारे जगह पे आपकी वैल्यू जो है, पहले तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे log NR प्लस GR माइनस log NR इंटू, पहले कॉमन निकाल लेंगे डेल NR को, है ना। इक्वेशन नंबर 2 आ गया ये। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ रेस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट होना चाहिए, तो n इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो डेल n फिर 0 हो जाएगा, डेल NR 0 हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट होगी एक टेम्परेचर पे, यानी E इज इक्वल्स टू n1 एप्सिलॉन 1 वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल E भी 0 हो जाएगा। तो समेशन एप्सिलॉन आर डेल NR 0 हो जाएगा। ये तीन जो इक्वेशन हमारे को अभी अभी मिले हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनको सेटिस्फाई एक दूसरे के साथ करवाया जा सकता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लैग्रेंजस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो जो इक्वेशन हमारे को डेल NR वाला मिला उसको अल्फ़ा से, ये दूसरे इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को उठा करके जो पहला इक्वेशन मिला था, इक्वेशन 2 जो मिला था, उससे हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके का टर्म मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये फाइनल टर्म नहीं है, वेरिएशन जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का किसी भी एनर्जी लेवल में वो इंडिपेंडेंट होता है। तो इक्वेशन 4 जो मिला था विल होल्ड इफ़ ईच टर्म इन समेशन वैनिशेस। तो हमारे पास ये जो अभी आया था इक्वेशन 5, इसमें इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, डेल NR को हम हटा देंगे, या फिर इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग हटेगा तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिख लेंगे। अगेन एक्सपोनेंशियल माइनस हटाना है तो इसको पलट दिए तो एक्सपोनेंशियल माइनस हट गया, तो GR अपॉन NR की ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से NR लिख लिया हमने GR अपॉन E रेज टू अल्फ़ा प्लस बीटा एप्सिलॉन R माइनस 1। अब यहाँ पे सिस्टम जो है अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर T में, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन KT, तो हम बीटा की जगह 1 अपॉन KT लिख देंगे। तो हमारे को NR इज इक्वल्स टू GR अपॉन ए ई रेज टू एप्सिलॉन R माइनस अपॉन KT माइनस 1 ये मिल जाएगा, और यही कहलाता है आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।